हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, देखिए आज से हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 प्रश्न हैं। जिस प्रकार से बिहार पुलिस की एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी प्रकार से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज इस प्रैक्टिस सेट में हम कवर करेंगे। और यह प्रैक्टिस सेट डेली आपको दिया जाएगा और इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का, यानी कि जो हमारा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है उसका पहला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। आंसर सभी लोगों को कमेंट करके बताना है और कोशिश करना है कि आंसर 5 से 7 सेकंड में आप लोग दे दीजिए, ताकि ज़्यादा समय न लगे और हम लोग जल्दी से जल्दी इस सेट को कंप्लीट कर लें। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। दक्षिण भारत की जो मंदिरों की निर्माण शैली है, यह शैली कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसे भी याद रखना है, यह शैली द्रविड़ शैली है। किस प्रकार की शैली है? तो यह द्रविड़ शैली है। दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिरों का निर्माण जो है यह द्रविड़ शैली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? एक है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, एक है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, एक है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। चलिए देखिए, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश का शासक धर्मपाल ने करवाया था। और प्रश्न में पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया। अच्छा, कुमारगुप्त के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में बन सकता है। कुमारगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया हुआ था। इसे आप जरूर याद रखेंगे। महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? तो कुमारगुप्त ने। चलिए सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या कहलाती थी? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे इसका कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर जो है क्या थी। कमेंट करेंगे सभी लोग इसका, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, गुप्त काल में अगर हम बात करें तो गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से लेकर के 1/6 भाग हुआ करता था। तो यहाँ पर हम उपज की 6वां भाग इसका राइट आंसर लगाएंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। गुप्त काल में कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। गुप्त काल में वास करने योग्य भूमि, जहाँ रहने योग्य भूमि है, वास करने योग्य भूमि, उसको क्या कहा जाता था? उसको वास्तु कहा जाता था। उसको वास्तु कहा जाता था। ठीक है, इसे याद रखेंगे। और ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको सील कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? उसको सील कहा जाता था, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी। और ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको कहा जाता था अप्रहत। अप्रहत कहा जाता था। तो इस तरह के प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि, और आप लोग सुझाव दीजिएगा कि ये जो फॉन्ट टाइप है, मतलब जैसा लिखा गया है, जैसा डिजाइन है, ये अच्छा है या इसमें सुधार किया जाए। ठीक है, चलिए आज हमारा यह पहला दिन है फुल प्रैक्टिस सेट का, तो आप लोग अपना अपना सलाह जरूर दीजिएगा। और फटाफट फ्रेंड्स एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, इससे पता चलेगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। चलिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? बताएंगे राइट आंसर। तो मेगास्थनीज कौन था? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह आया था किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
मेगास्थनीज ने अपने इसी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? तो दार्शनिक, उंगली पर काउंट कर लीजिए, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन से जुड़े। और रोज़ सुबह 9:30 बजे आपको यह सेशन मिल जाएगा। कहीं भी रहिए, सुबह 9:30 बजे आप फ्री होकर के इस टेस्ट को एक बार जरूर लगा लीजिए। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह 4 जनवरी के दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन बनवाया था किसने? तख्ते ताऊस इसको कहा जाता था और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक शाहजहां था और प्रश्न में अंतिम पूछा गया है। तो अंतिम मुगल शासक जो था यह कौन था? तो यह मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह के समय में 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये नादिर शाह 1739 पर आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय में और अपने साथ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को लेकर के ईरान चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है कि तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजुके बाबरी या बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा याद रखिएगा। यह बाबर की आत्मकथा है और बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था, लेकिन फारसी में इसका अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है, तो तुर्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलिए प्रश्न पढ़िएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है यह कब हुई थी? तो फ्रेंड्स यह हुई थी 1924 में और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कौन उस समय वायसराय था? तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा पूछा गया है कब की गई थी? घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को और पूरे देश में यह प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक, इंडियन हाउस के संस्थापक बताइए, इंडियन हाउस के संस्थापक लंदन में कौन थे? तो 1905 में लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सीटों की चर्चा जो है यह किस अनुसूची में है? राज्यसभा की सीटों की चर्चा किस अनुसूची में है? चलिए बताइएगा कौन सी अनुसूची है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाए। एक मिनट रुक जाइए, इसका ऑप्शन नंबर यहां पर देखेंगे, सीटों की चर्चा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। तीसरी अनुसूची जो है, तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न प्रकार के जो पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का चर्चा है। क्लियर? 7वीं अनुसूची में जो है, 7वीं अनुसूची में इसमें शक्ति का विभाजन है। ठीक है, और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है इसमें। और 5वीं अनुसूची जो है इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। अच्छा, 6ठी अनुसूची बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6ठी अनुसूची में असम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा
और मिजोरम, ये राज्य आपको याद रखना है। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है छठी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य विधानसभा में, किसी राज्य विधानसभा में, हाँ किस है, किस राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या अधिक है? तो इसमें सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, 403 सीट है, 403। अच्छा, बिहार विधानसभा में 243 सीट है, बिहार विधान परिषद में 75 सीट है। ठीक है, याद रखेंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, बिहार में राज्यसभा की 16 सीट है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 वाला, इसमें जो है मौलिक कर्तव्य को यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। किसमें? तो संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की स्थापना कब की गई? तो BSF की स्थापना जो है याद रखेंगे कब की गई? तो 1 दिसंबर 1965 में। ठीक है, 1 दिसंबर 1965 में किया गया और यह भारत तथा उनके पड़ोसी देशों की सीमा पर तैनात किए जाते हैं। इसकी मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसमें से कौन सा हाई कोर्ट है? टोटल अभी वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो टोटल 25 हाई कोर्ट है, 25 उच्च न्यायालय हैं। इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से देखिए गुवाहाटी का हो जाएगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है यह एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्र अधिकारिता जो आता है यह असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है ये किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह निर्णय होता है किसका? तो राज्य सरकार का। किसका निर्णय होता है? तो यह राज्य सरकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन जो है विश्व में कौन सा देश करता है? तो सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन करता है ईरान। ठीक है, ईरान करता है। और भारत में जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा पतन के नाम से किसको जाना जाता है? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यह ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह है, इसी को कहवा पतन कहा जाता है। सेंटोस बंदरगाह को ब्राज़ील में है यह। निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लीजिए, यहाँ पर कैनबरा बना लीजिएगा। ठीक है, ये कैनवास हो गया, ये टाइपिंग एरर है, कैनबरा हो गया। चलिए आप बताइए कौन सा इसमें से पतन नगर नहीं है? तो बिल्कुल टोक्यो पतन नगर है, टोक्यो जापान की राजधानी है। ठीक है, चलिए उसके बाद न्यूयॉर्क भी पतन नगर है, न्यूयॉर्क जो है यह भी पतन नगर है। किस नदी के किनारे है न्यूयॉर्क? तो यह हडसन नदी के किनारे है। लंदन भी पतन नगर है, यह टेम्स नदी के किनारे है। ठीक है, कैनबरा नहीं है, कैनबरा पतन नगर नहीं है। और ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? शहतूत नहीं होगा, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, यह शहतूरा है। ठीक है, टाइपिंग एरर है ये थोड़ा सा। शहतूरा जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? वह कहाँ पैदा होता है बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह पैदा होता है कहाँ पर? तो यह पैदा होता है चीन में। ठीक है, चीन में होता है। राइट आंसर इसका चीन राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, शहतूरा। ठीक है, भारत के निम्न राज्यों में से
किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? आंसर देते चलना है सबको, आंसर देते चलिए सभी लोग। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब जो है सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हमारा कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? कौन सी इसमें से नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल इसमें से कौन सी नहीं है? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल इसमें से कौन सा नहीं है? जूट, मूंगफली, गन्ना नकदी फसल है, ज्वार नकदी फसल नहीं है। ठीक है, चलिए ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है, बाकी जूट, मूंगफली, गन्ना ये नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 नंबर कि भारत के सबसे बड़े, भारत में या भारत के बना लीजिए, यहाँ छूट गया है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील। तो सबसे बड़े मीठे पानी की झील जो है यह कौन सी झील है? ये उलर झील है। यह उलर झील है। उलर झील कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है, बेरीनाग भी जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील कहाँ पर है? सांभर झील कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। चलो उसके बाद देखिएगा कि कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात जो है यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर है? तो कुंचिकल जो है यह वराही नदी पर है। और राज्य अगर पूछा जाएगा तो राज्य कर्नाटक याद रखेंगे। ठीक है, कर्नाटक याद रखेंगे। अच्छा, नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात है। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो स्वर्ण रेखा पर हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? विश्व बैंक के अगर हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद 2020 के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से भारत का स्थान जो है यह कौन सा है? तो भारत जो है यह कौन से नंबर पर है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत जो है यह पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, पांचवी राइट आंसर हो जाएगा, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि और आपको कहीं कहीं चौथी भी लिखेगा, लेकिन विश्व बैंक के हिसाब से यह पांचवी है। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? सबसे ज़्यादा विद्युत प्राप्त करता है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत जो है यह प्राप्त किस करता है? तो यह तापीय ऊर्जा से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका लक्ष्य था क्या? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, याद रखेंगे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी? 2011 के अनुसार अगर ओवरऑल साक्षरता की बात करें तो 74.04% लगभग। ठीक है, इसमें से पुरुष साक्षरता दर जो है यह 82.14% है और महिला साक्षरता दर 65.46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत में आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह राइट आंसर हो जाएगा। 1991 में कांग्रेस की जब सरकार बनी थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, उस समय ये वित्त मंत्री थे। ठीक है, और इन्हीं को भारत में उदारीकरण का जो है जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है? वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है? बताएंगे। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की मुद्रा डोंग है। ठीक है, सियोल जो है ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है। क्यू जो है क्यू क्यू राजधानी है कहाँ की?
चलिए कमेंट करके आप बताइए क्यू कहाँ की राजधानी है। आप कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि क्यू बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नैरोबी राजधानी कहाँ की है, तो नैरोबी कीनिया की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य नहीं है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। 1985 में कहाँ, बांग्लादेश ढाका में। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और देखिए इसमें टोटल सदस्य देश जो हैं टोटल 8 हैं। कौन कौन से देश हैं, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अपना प्यारा भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसमें ईरान सदस्य देश नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है यह जैन तीर्थंकरों को समर्पित है और इसका निर्माण बिमल शाह ने करवाया था और यहाँ माउंट आबू राजस्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह जो है यह राजमुंदरी में है। राजमुंदरी में है, याद रखिएगा राजमुंदरी में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राजमुंदरी में है। अच्छा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है, तो पुणे में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व कवि के नाम से जाने जाते हैं। विश्व कवि के नाम से जाने जाते हैं, तो विश्व कवि के नाम से जाने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न कर लेंगे 35 नंबर कि चेरचेरा महोत्सव 2023 मनाया गया। चेरचेरा महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया, तो फ्रेंड्स कहाँ पर मनाया गया बताइए। अच्छा, कलरव पक्षी महोत्सव बिहार का है। ठीक है, एक है बथुकम्मा फूल उत्सव। बथुकम्मा यहाँ मैं लिख देता हूँ, बथुकम्मा। बथुकम्मा मनाया जाता है तेलंगाना में। ठीक है, याद रखिएगा कहीं पूछ लिया जाए। चेरचेरा जो है ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था। 2019 में बिहार में किया गया था कृषि कुंभ मेला का आयोजन और ये मोतिहारी में किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कहाँ एक इस्पात कारखाना है। जितने भी इस्पात कारखाना है मैंने उनको आपको कवर कराया हुआ है। इस्पात कारखाना पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें से इस्पात कारखाना जो है ये जमशेदपुर में है। कहाँ पर है, जमशेदपुर में है। जमशेद टाटा के द्वारा जो है जमशेदपुर में इस्पात कारखाना का निर्माण 1907 में करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ये 1912 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो बांकीपुर पटना में। पटना राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता R.N. माधोलकर ने किया था। R.N. माधोलकर ने किया था। ठीक है, उसके बाद 1922 में दूसरा अधिवेशन हुआ बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, गया में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा अगर जोड़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा अगर जोड़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। चलिए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन किया गया था किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। कब, तो 1929 में। ठीक है, 1929 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ। गुजरात उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। गुजरात उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, तो फ्रेंड्स यह 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को गुजरात हाईकोर्ट का गठन किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है। किसी तत्व की संयोजक शक्ति जो है क्या कहलाती है बताइए। तो फ्रेंड्स यह कहलाती है संयोजकता। क्या कहलाती है, यह संयोजकता कहलाती है। तत्वों की संयोजक शक्ति को संयोजकता कहा जाता है। किसी तत्व की संयोजकता एक संख्या है जो किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा हाइड्रोजन के परमाणु से संयुग करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि यहाँ था थोड़ा सा, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ NH4। ठीक है, उसके बाद 2SO4। इस तरह से भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन ऑप्शन में आपको आंसर इस तरह से नहीं मिल पाएगा, ये एक्चुअल है। चलिए, अब पूछा गया है कि एक अणु में कितने परमाणु हैं। एक अणु में कितने परमाणु, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इस तरह से हाइड्रोजन कितना होगा 8, ठीक है। अब ये 4 जो है H पर है, तो ये अब 2 नाइट्रोजन हो गया तो 10 हो गया। अच्छा, यहाँ पर S यानी कि सल्फर कितना है, तो सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, तो 4 है। 8 2 10, 1 11, 4 15, यानी कि 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ऐसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से लिखा हुआ है NH2SO है, तो यानी कि ये नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, 1 सल्फर, 1 ऑक्सीजन, तो 2 2 4 और 2 6 होगा इस तरह से, ठीक है। तो तरीका याद रखना है आपको, इसका 15 राइट आंसर हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था NH4 होल 2, ठीक है, इंटू SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स अब, कि किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान हैं। हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान हैं, तो फ्रेंड्स ये खोजा था न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने खोजा था। न्यूलैंड का आपको अष्टक का नियम याद होगा, ठीक है, और त्रिक का नियम दिया था। त्रिक का जो नियम दिया था ये डोबरनेयर ने दिया था, और अष्टक का नियम किसने दिया था, अष्टक का नियम तो ये न्यूलैंड ने दिया था, ठीक है। न्यूलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या खलेशन दिया गया वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। कौन से परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। चलिए, साइंस का बहुत अच्छा लेवल मैंने रखा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो 11 वाला है ना, 11 परमाणु संख्या वाला एलिमेंट, यही जो है यह क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, ये 11 जिसका एटॉमिक नंबर होता है वह क्या है, सोडियम है, और सोडियम क्या है, एक क्षार धातु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि COOH में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, याद रखिएगा। अच्छा, ये क्या है, ये क्या है, ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड है। ये क्या है, CH3COOH, ये एसेटिक एसिड है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है किससे, विभवांतर किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ठीक है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत को यांत्रिक में बदल देता है, तो ये मोटर है, और यांत्रिक को विद्युत में बदलेगा जनरेटर। यांत्रिक को विद्युत में बदलेगा जनरेटर, यानी कि जनित्र, जनित्र, ठीक है, याद रखिएगा इसको, जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि परमाणु की क्रिया परागकण की क्रिया पुष्प के किस भाग में होती है। परागकण की क्रिया पुष्प के किस भाग में होती है, तो देखिए ये जो होता है परागकण की क्रिया, यह संपन्न होती है वर्तिकाग्र में। कहाँ पर, वर्तिकाग्र में, क्लियर, वर्तिकाग्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। परागकण अंडाशय में जाने के बाद निषेचन में भाग लेता है, ठीक है। परागकण की क्रिया पुष्प के वर्तिकाग्र में संपन्न होती है। ECG का संबंध किससे है, ECG, चलिए ECG का संबंध इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, यह एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो कि हृदय की गति से संबंधित है, हृदय हो जाएगा। और एक EEG है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ये संबंधित है मस्तिष्क से, यह संबंधित है मस्तिष्क से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जीन शब्द किसने दिया। जीन शब्द को किसने दिया था, जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। किसने दिया था, जीन शब्द को दिया था जोहानसन ने, ठीक है, जोहानसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि डाइबोरेन 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है। डाइबोरेन 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है, तो फ्रेंड्स यह जो है यह क्या देता है, यह देता है B2H6 2NH3, ठीक है, जो कि ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो है यह कहाँ पर बनता है, तो फ्रेंड्स यह रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। और नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है, कॉर्निया को दान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि इनमें से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है। वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो इसमें से अगर हम बात करें तो यक्ष्मा जो है, यक्ष्मा को हम लोग क्षय रोग भी बोलते हैं, इसको टीबी भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है वायरस के द्वारा नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, यह जीवाणु के द्वारा होता है। टीबी जीवाणु के द्वारा होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिवर किसका भरपूर स्रोत है। लिवर किसका भरपूर स्रोत है, बताइए। लिवर जो है यह किसका भरपूर स्रोत है, तो फ्रेंड्स यह लिवर जो भरपूर स्रोत किसका है, यह आपसे पूछा गया है। तो यह वसा में घुलनशील विटामिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि लिवर में वसा में घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है, वसा में घुलनशील विटामिन। क्लियर। अच्छा, विटामिन जो वसा में घुलनशील है ये के, ई, डी और ए। ठीक है, तो लिवर में जो खास करके जो है लिवर कॉर्ड वायल में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इनमें से थोड़ा बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं ये, और ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि सेलुलोज की भित्ति किस में पाई जाती है। सेलुलोज की भित्ति जो है यह किस में पाई जाती है, तो फ्रेंड्स यह पाई जाती है पेड़ पौधों की कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है यह सेलुलोज से बना होता है। वनस्पति में सेलुलोज की झिल्ली पाई जाती है, तो वनस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेड़ पौधे। दक्षिण ध्रुव में भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। दक्षिण ध्रुव में पहला अनुसंधान केंद्र जो है इसका नाम दक्षिण गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, वैज्ञानिक स्टेशन है दक्षिणी ध्रुव पर। उसके बाद चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सा इमारत सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी इसमें से कौन सी है, तो सबसे पुरानी इसमें से अजंता की गुफा है, जो कि महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। ठीक है, अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था। पहला मंत्री कौन था, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और बाद में इन्होंने जनसंघ की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। इस सिद्धांत को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो फ्रेंड्स यह व्यक्ति जो था यह व्यक्ति कोपरनिकस था, कोपरनिकस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। नाना साहब के कमांडर इन चीफ, चलिए बताएंगे। नाना साहब के कमांडर और इन चीफ कानपुर से ये विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे 1857 के। ठीक है, और नाना साहब का नाम था धोंधू पंत। क्या था, धोंधू पंत इनका नाम था। क्लियर। और इनके कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। तात्या टोपे का नाम क्या था, तात्या टोपे का नाम क्या था, तो इनका भी नाम याद रखेंगे। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग। चलो उसके बाद देखिएगा कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने और चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, टोकन करेंसी का उपयोग शुरू किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो है यह शुरू मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक रहला है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से था। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है, तो फ्रेंड्स यह फुटबॉल से है, फुटबॉल से फेडरेशन कप का संबंध है। चलिए और भी अगर हम बात करें तो सीजर्स कप एक याद रखिएगा, सीजर्स कप ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अभियंता दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अभियंता दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंजीनियरिंग डे या इंजीनियर्स डे कहिए, इंजीनियर्स डे कहिए, ये मनाया जाता है
विश्वेश्वरैया जी की जयंती के अवसर पर। विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में इनका स्मरण किया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि महान चित्रकार होने के साथ साथ संसार चंद का किस शैली से संबंध था। संसार महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद का संबंध कांगड़ा शैली से था। कांगड़ा शैली राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा शैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांगड़ा शैली से। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है। तानसेन सम्मान शुरू किया है किस राज्य की सरकार ने, तो यह मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है तानसेन। ठीक है, अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया था। ठीक है, और तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल भी थे। इनका नाम क्या था, तो रामतनु पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया है केरला। केरला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं। भारत के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक हैं। उमरान मलिक हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उमरान मलिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, कितने लोगों को दिया गया है, तो फ्रेंड्स यह दिया गया 27 लोगों को। प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर, इंदौर में। 27 लोगों को दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न कि हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है। 20वां यूरोपीय देश जो यूरो मुद्रा को अपना लिया है यह क्रोएशिया बना है, क्रोएशिया बन गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। अब यहाँ से हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। ऐहिक शब्द का विलोम जो होता है यह क्या होता है, पारलौकिक होता है, पारलौकिक होता है। पारलौकिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंडित का पर्यायवाची नहीं है। पंडित का पर्यायवाची, तो देखिए इसमें से पंडित का पर्यायवाची नहीं होगा दामिनी। ठीक है, दामिनी बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। शुभेच्छु का मतलब होता है शुभकांक्षी, शुभकांक्षी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए जो होगा एक शब्द होगा अध्युडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से इसको लिखेंगे हम लोग। क्लियर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में एरर में टाइपिंग हुआ है। क्लियर, तो चलिए ये आप ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में होना चाहिए था, अध्युडा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी पर बना लीजिए और ऑप्शन नंबर सी पर इसको टिक लगा लीजिए। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौ प्लस चरती का संधि क्या है। गौ प्लस चरती का संधि क्या है बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौस चरती। उसके बाद देखिएगा कि एक वाक्य शुद्ध है, इसमें देखिए इसमें से शुद्ध वाक्य जो है ना ये आपका ऑप्शन डी है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये वाला शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि मिश्रित वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए। ठीक है, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, बताइए। तो इसमें से क्या होगा, तो कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ठीक है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाते वीर अनेक। ठीक है, कौन सी ये पंक्ति जो है इसका रचयिता कौन है, तो ये पुष्प की अभिलाषा है। और आपने पढ़ा भी होगा कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम मुझे फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ से जावे वीर अनेक। यह रचना जो है यह रचना किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। राइट आंसर संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है।
उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है 81 से, यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न हो रहा है। यहाँ खाली स्थान भरना है, बाई खाली स्थान है, खाली यूनाइटेड स्ट्रगल वी में अचीव सक्सेस। बताइए यहाँ पर क्या खाली स्थान होगा? बाई अ यूनाइटेड स्ट्रगल वी में अचीव सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। बाई खाली स्थान है, यूनाइटेड स्ट्रगल वी मैनी अचीव सक्सेस। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द वन विच कैन सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ देखिए मर्डर ऑफ ए मैन। ठीक है, तो मर्डर ऑफ ए मैन जो है ये क्या कहलाता है? तो मर्डर ऑफ ए मैन जो है ये कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स बताइए? या होमिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? या होमिसाइड कहलाता है। होमिसाइड यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, होमिसाइड कहलाता है। ठीक है, मानव की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। व्हाट एम यूज्ड यू, व्हाट एम यूज्ड यू, बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट हो जाएगा बाय व्हाट वार यू, यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिएगा तो आपका बाय वेट वेयर बना लीजिए, बाय व्हाट वेयर यू एम यूज्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। यहाँ देखिए बिट्रायल, इसका मतलब क्या होता है? बिट्रायल का जो मतलब होता है वो आपका क्या होता है? विश्वासघात होता है। तो निष्ठा हो जाएगा, लॉयलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिनोनिम ऑफ द वर्ड सॉलिसिट। ठीक है, सॉलिसिट का सिनोनिम आपको बताना है। चलिए सॉलिसिट का सिनोनिम बताना है। सॉलिसिट यानी कि रिक्वेस्ट मांगना। ठीक है, रिक्वेस्ट हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 86 से 87 फाइंड आउट द एरर ऑफ। ठीक है, तो चलिए 86 में पहले करेंगे कि द सीनरीज, ठीक है, ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। कौन सा है? अगर नो एरर है तो यहाँ नो एरर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ प्लूरल नहीं होता है सीनरीज का। सीनरीज का हमेशा ये सिंगुलर ही होता है, सीनरी। ठीक है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इस तरह से होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि नाइदर ऑफ टू चिल्ड्रन सेड दिस प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। अब यहाँ पर देखेंगे सेड की जगह यहाँ पर होगा सेज होगा। ठीक है, नाइदर ऑफ टू चिल्ड्रन सेज दिस प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम फ्रेज। टू सेड क्रोकोडाइल टीयर। ठीक है, यानी कि मगरमच्छ की आंसू बहाना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू प्रिटेंडेड ग्रीफ। ठीक है, टू प्रिटेंड ग्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दे सेड वी हैव लिव्ड हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। चलिए इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो आपका बताना है किसमें, तो इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दे सेड दे हैड लिव्ड हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में देखिएगा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी वुड नॉट गेट द अवार्ड, खाली स्थान दिया गया है, सी डिजर्व इट। तो यहाँ पर अनलेस हो जाएगा, सी वुड नॉट गेट द अवार्ड अनलेस सी डिजर्व इट। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 91 से फ्रेंड्स मैथ के प्रश्न है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। 91 से 100 तक में मैथ के प्रश्न है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू दे रखा है इतना, तो आप क्या करिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है ए माइनस, इसका फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है ए माइनस बी 4, तो यहाँ 4 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यू भी दे रखा है, ए क्यू माइनस बी क्यू दे रखा है 208, यहाँ पर 3ab, ठीक है, और ए माइनस बी दे रखा है 4।
तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, निकालेंगे तो इसका राइट आंसर 52 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 10.8 और 4.8 के बीच मध्यानुपाती और 2 और 4 के बीच तृतीयानुपाती का योग कितना होगा। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला √अंडर AB होता है, यानी कि 10.8 इंटू 4.8। ठीक है, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7.2, आप निकालेंगे रूट से तो। और इसका तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है B² A। बी यहाँ पर 4 है और ए कितना है 2 है, तो यानी कि 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और ए कितना है 2 है, तो इसका 8 आ जाएगा। तो 8 और 7.2 यानी कि 15.2 राइट आंसर हो जाएगा। मैथ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ का सॉल्यूशन यहाँ पर मैं नहीं करा पाऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, आसान आसान मैथ के प्रश्न रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 17 हो जाएगा। PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़िए। ठीक है, 40 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन है। 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये 95 होगा, 94 पहले वाला क्वेश्चन था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 का राइट आंसर जो हो जाएगा 98 का, वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए 99 का करेक्ट आंसर होगा आपका 15 दिन। ठीक है, ऑप्शन ए में यहाँ पर 15 दिन दिया गया है। 100 का करेक्ट आंसर देख लीजिए, 100 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका 5/4 आ जाएगा। अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।